हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इवोल्यूशन सीरीज पार्ट 4। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। व्हाट इज हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और हम बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट की, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन क्या होते हैं, मतलब स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, ये क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ़ यू हैवेंट वॉच द प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने उसके पहले की चीज़ें एडाप्टिव रेडिएशन वगैरह और जो भी टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस कवर किए हैं, तो इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट तो गो टू द चैनल एंड वॉच इट। देयर इज अ सेपरेट प्ले लिस्ट ऑफ द एवोल्यूशन क्लास 12th। तो स्टार्ट करते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो देखो, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को समझते हैं कि है क्या। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज ये, जैसे हमें पता है कि एक डिप्लॉइड सेल में, लाइक अगर ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लें जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो एक जीन जो होता है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, जिस मतलब एक जीन के फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, एलील इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज कि अगर इन केस ऑफ ह्यूमन बात करें जिसमें डिप्लॉयड होता है 46 क्रोमोसोम्स है, यानी 23 पेयर्स, तो उसमें हमें पता है तो होता है कि 23 फ्रॉम द मैटरनल साइड से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द पैटर्नल साइड से आते हैं। तो अगर हम सपोज करें कि हमारे पास ये एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स है और उसी क्रोमोसोम्स में हमारे जीन है। ठीक है, तो अभी हम कोई भी जीन ले लेते हैं, सपोज हम इंसुलिन का जीन ले लेते हैं, तो हमने इस क्रोमोसोम को यहाँ पर जूम करके बनाया है, तो हमारे पास एक इंसुलिन के लिए दो जीन्स होंगे, मतलब दो क्रोमोसोम पे, एक मैटरनल साइड से होगा जो मैटरनल साइड से आया होगा, एक पैटर्नल साइड से। 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मैटरनल साइड, 23 फ्रॉम द पैटर्नल साइड। तो एक जीन का मतलब जीन के जो एलील होंगे, जीन इंसुलिन है, इंसुलिन का जीन जो है वो इंसुलिन का है इस एग्जाम्पल में, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, एलील्स बोलते हैं। तो एलील्स जो होते हैं वो फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सपोज दो क्रोमोसोम है, मैटरनल और पैटर्नल, तो एक एक जीन है, और इंसुलिन के जीन को जो है हम ए और ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए से। ठीक है, तो जो कैपिटल ए है ये डोमिनेंट जीन है और स्मॉल ए जो है वो रिसेसिव जीन है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें जेनेटिक वाले चैप्टर से आपको क्लियर होंगी कि क्या डोमिनेंट रिसेसिव जीन का मतलब क्या होता है। तो हमने इस दो क्रोमोसोम से मैटरनल पैटर्नल, तो उसमें एक जीन सपोज हमने कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, एलील। ठीक है, एक कैपिटल ए, स्मॉल ए, एलील है। तो अब एक किसी पॉपुलेशन में, सपोज कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें 100 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अब उस 100 इंडिविजुअल्स में जेनेटिक मेकअप सबका डिफरेंट होगा। किसी में कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, किसी में कैपिटल ए कैपिटल ए हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है। तो इन तीन जो है जेनेटिक कॉम्बिनेशन का मिक्सचर होगा किसी भी पॉपुलेशन में। तो सपोज इन केस अगर 100 पॉपुलेशन है, 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, तो उसमें इन्हीं तीन वेराइटीज का जो है वो मिक्सर होगा, इन्हीं तीन जेनेटिक फॉर्म्स का जो है वो मिक्सचर होगा। तो अब जेनेटिक तो ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखो द प्रिंसिपल सेज दैट द एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ड्यूरिंग जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है किसी पॉपुलेशन में वो स्टेबल होती है। द जीन पूल यानी टोटल जीन एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कि मतलब एक कोई पॉपुलेशन है, अगर इस पॉपुलेशन में ना अंदर से कोई जा रहा है बाहर, ना बाहर से कोई अंदर आ रहा है, ठीक है, ये अपने आप में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और न्यू प्रोजेनी फॉर्म कर रहे हैं, तो इनमें जो जीन के फ्रीक्वेंसी होगी, एलील की फ्रीक्वेंसी होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अब कैसे इसको बताता है ये प्रिंसिपल, तो सपोज जीन हमने कैपिटल ए माना और स्मॉल ए रिसेसिव, कैपिटल ए इज डोमिनेंट। ठीक है, तो हमने कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है पी बोल दी और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू बोल दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल जिसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल ए है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर, और जो स्मॉल ए है उसकी क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर, और जो कैपिटल ए और स्मॉल ए जिसका जेनेटिक मेकअप है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2p की हो जाएगी। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर नंबर डिफाइन कर रहा है कि मतलब जो कैपिटल ए वाले कितने इंडिविजुअल होंगे पॉपुलेशन में। ठीक है, तो अगर 100 की पॉपुलेशन में हम मान ले 100 की पॉपुलेशन है जिसमें से कैपिटल ए वाले जो है वो 40 इंडिविजुअल्स हैं, तो ये उस जीन की फ्रीक्वेंसी हो गई।
कि इस एलील के मतलब कैपिटल ए जेनेटिक मतलब जो एलीलिक फॉर्म है इसकी जो इसके इंडिविजुअल्स हैं 40 हैं, ठीक है। और तो ये जो है कांस्टेंट रहेगा, मतलब तो इसको ऐसे लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, दैट इज कांस्टेंट, कि इस ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज पी स्क्वायर यानी डोमिनेंट एलील्स का नंबर घटा, ठीक है, डोमिनेंट एलील्स का नंबर घटा, तो ऑटोमेटिक जो है किसी एक का दूसरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इनका सम है वो कांस्टेंट रहना है। तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को घटना पड़ेगा। तो ये चीज है हार्डी वीनबर्ग लॉ। तो इसको बोलते हैं कि ये दिस इज हार्डी वीनबर्ग लॉ वेयर एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो जीन पूल है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। जितनी भी एलील हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होगी उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने एग्जांपल लिया था कि कैपिटल ए जो इंडिविजुअल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी पी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से था। अब कुछ फैक्टर्स होंगे जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे। वो 5 फैक्टर्स होते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 वो फैक्टर्स होंगे जो कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे। मतलब ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट नहीं रहने पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज ये पॉपुलेशन ए थी, ये पॉपुलेशन बी है, ठीक है। यहाँ पहले 3 इंडिविजुअल थे, यहाँ पहले 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल थे, ठीक है। तो यहाँ का कुछ जेनेटिक मेकअप अलग होगा, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलीज होगी वो डिफरेंट होगा, यहाँ की एलिलिक फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से सपोज कोई 2 इंडिविजुअल्स मूव करके दूसरे पॉपुलेशन में चले गए, तो क्या होगा जब 2 इंडिविजुअल्स यहाँ से मूव करके दूसरे पॉपुलेशन में चले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स कम हो जाएंगे। मतलब जो 2 जीन्स होंगे, मतलब 2 एलील्स होंगे हमारे पास, 2 जीन्स के एलील्स वो यहाँ पर कम हो जाएंगे और यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम हो गए। मतलब एक तरीके का जो पार्टिकुलर करेक्टर था उस इंडिविजुअल का या उस स्पीसीज के उस पॉपुलेशन का, वो यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीन माइग्रेशन, ठीक है। जब अपनी इच्छा से, ठीक है, खुद से ये इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में मूव करके गए हों, दिस इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन, ठीक है। अब अगर ऐसा जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होगा तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, जीन फ्लो बोल देते हैं, ठीक है। तो जीन फ्लो क्या होता है, जब अगर मल्टीपल टाइम्स जीन माइग्रेशन होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, जीन फ्लो बोल देंगे। तो देखो अब इसमें जब जीन का माइग्रेशन होगा या जीन फ्लो होगा तो उसमें जो पॉपुलेशन जहाँ जिसमें इंडिविजुअल मूव करके जाएगा उसका एक नया जेनेटिक मेकअप हो जाएगा, उसमें एक नए तरीके के इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, ठीक है। और जिसमें जहां से जाएगा वहां कम हो जाएंगे। तो ये चीज होगा जीन माइग्रेशन। अब अगर यही सेम चीज मतलब बिना बाई मतलब अकस बाई चांस, ठीक है, हम अपनी इच्छा से ना जाकर के कोई इवेंट ऐसा हो जिसकी वजह से यहाँ पर से जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को मूव करके अपने आप दूसरी जगह जाना पड़े, तो अगर ये बाई चांस होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इफ द सेम थिंग्स ऑफ मतलब ये जीन माइग्रेशन अगर अपने आप हो जाएगा तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होगी, मतलब यहाँ से जो पॉपुलेशन मूव ड्रिफ्ट करके गई, सपोज ये क्या था कि यहाँ बीच में ऐसा कुछ वाटर था या, ठीक है, ये 2 पॉपुलेशन थी जो किसी एक जियोग्राफिक बाउंड्री से सेपरेटेड थी, बट कोई ऐसा इवेंट कुछ ऐसा हुआ, नेचुरल कैलामिटी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये लैंड मास जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो लैंड मास था इस इधर वाला वो शिफ्ट होकर इधर पहुंच गया, ठीक है। तो उसमें जितनी पॉपुलेशन आ रही थी वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें पहले यहाँ 3 थी तो ये यहाँ पर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कुछ लैंड मास इधर चला गया, ठीक है। तो इस लैंड मास यहाँ आने की वजह से कुछ उसका हिस्सा तो अपने आप जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ आ जाएगी, इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस चीज को बोलते हैं जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, दैट ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर। मतलब उस फाउंडर मतलब नई उसी की वजह से दूसरी नई पॉपुलेशन बनी तो फाउंडर हो जाएगा। और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, फाउंडर्स इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये था अबाउट दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और फाउंडर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो आई होप अभी हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो एकदम समझ आ गया होगा कि क्या होगा, ठीक है। अब लास्ट में भी कुछ चीजें लिखी कि नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल्ड टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। वही सेम चीजें जो डार्विन ने बात करी थी कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन में हमारे वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस की वजह से
मतलब नेचुरल सिलेक्शन उनका होगा जिनमें वेरिएशन होगा और वो वेरिएशन हेरिटेबल होंगे, ठीक है। और जो नेचुरली सिलेक्ट होंगे, नेचुरल सिलेक्शन जिनका होगा, वो अपने आप को ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनिस जो है वो लीव करेंगे अपने बैक मतलब बिहाइंड, और उनका सर्वाइवल बेटर होगा, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन से 3 तरीके की के जो है वो चेंजेज होते हैं, मतलब 3 तरीके की इवोल्यूशन होंगे, स्टेबलाइजिंग होगा, डायरेक्शनल होगा, डिसरप्शन होगा। इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ से देखते हैं, ठीक है, कि ये जैसे अगर ह्यूमंस में ही मान लें, तो ह्यूमन में क्या हाइट को अगर हम ले लें एक करेक्टर, तो कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो शॉर्ट होंगे, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो बहुत लॉन्ग होंगे, ठीक है, और कुछ एक बिल्कुल बीच में होंगे जिनकी हाइट दोनों के ही बीच में होगी, ठीक है। तो अब जो हम इंडिया में अगर हम देखें तो मोस्टली जो इंडिविजुअल्स की हाइट है दैट इज मीडियम, एक पीक, मीडियम पीक है, मतलब एक मिडल में है। तो उस चेंज को, ठीक है, स्टेबलाइजिंग इवोल्यूशन बोलेंगे, जिसमें कि पीक्स गेट्स हायर एंड नैरोअर, मतलब जो एक्सट्रीम है, जो बहुत शॉर्ट है वो भी बहुत कम है, और जो लॉन्ग बहुत लॉन्ग है वो भी बहुत कम है, जो मीडियम वाले हैं वही इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन को स्टेबलाइजिंग इवोल्यूशन कहेंगे। दूसरे में क्या होगा कि पीक वाला मतलब जो मीडियम हाइट वाला होगा वो ज्यादा नहीं होगा बंदा, बट एक किसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, या तो थोड़ा इससे ज्यादा इंडिविजुअल, ठीक है, जो मीडियम हाइट वाला था उससे थोड़ा ज्यादा या उससे थोड़ा कम, मतलब ना बहुत शॉर्ट ना बहुत लॉन्ग, किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले को, ऐसे इवोल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, डायरेक्शनल बोल देंगे, कि एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब अगला आता है डिसरप्टिव टाइप ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें 2 पीक्स होती है, मतलब जो 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स होंगी वही मैक्सिमम होंगी, ठीक है, ऐसा इवोल्यूशन हो। या तो जो बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे हाइट वाले हैं, सिर्फ वही अर्थ पे रहे, या जो बहुत मैक्सिमम हाइट वाले हैं, मतलब बहुत छोटे वाले कम हाइट वाले रहेंगे ज्यादा, और बहुत ज्यादा हाइट वाले ज्यादा रहेंगे इंडिविजुअल, जो बीच के होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का जो इवोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड एज द डिसरप्टिव इवोल्यूशन। तो आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। तो ये था अबाउट दी हार्डी वीनबर्ग लॉ एंड एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।